मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप इस परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे और आपको पता होगा कि जारी निर्देशों के अनुसार 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राथमिक परीक्षा या प्रीलिम्स परीक्षा होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की सबसे पहली कड़ी होती है उसका सिलेबस जानना। और यदि आपने सिलेबस देखा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि अंतिम यूनिट में बहुत सारे आयोग हैं और इन आयोगों से प्रश्न आते हैं। तो फ्रेंड्स, लक्ष्य मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की इस सीरीज में आज पहला वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम उसी अंतिम यूनिट के आयोगों को पढ़ने की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें फ्रेंड्स यदि आप सिलेबस देखें तो सबसे पहले है निर्वाचन आयोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग, जो कि पूरी तरह से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या एमपीपीएससी के लिए है। तो यदि आपने एमपीपीएससी प्रीलिम्स का फॉर्म भरा है और आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायी हो सकता है। हम पूरी कोशिश करेंगे इसे कम से कम समय में खत्म करने की। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, लगातार देखें और कोई भी डाउट होने पे आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर छोड़ें ताकि हम आपकी समस्याओं का निदान कर सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बिना देर किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, जैसा कि हमने बताया कि इस सीरीज का नाम है लक्ष्य मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं निर्वाचन आयोग। इसका अंग्रेजी रूपांतरण अगर कहा जाए तो इलेक्शन कमीशन। फ्रेंड्स, यहाँ हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिन पॉइंट्स के आधार पे हम निर्वाचन आयोग को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला, संविधान में वर्णन। तो फ्रेंड्स, हमारे संविधान या भारतीय संविधान के भाग 15, भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक, भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। तो फ्रेंड्स, चूंकि भारतीय संविधान में वर्णन है तो यहाँ एक लाइन हमें अपने आप से क्लियर हो जानी चाहिए कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्थान है या एक संवैधानिक संस्था है। तो आगे हम देखें, चूंकि यहाँ हमने देखा कि इसका वर्णन अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक है, तो अनुच्छेद 324(4) के अनुसार निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक स्वायत्त निकाय है। स्वायत्त अर्थात ये कह सकते हैं स्वतंत्र निकाय है। और फ्रेंड्स, ये लाइन फालतू या टाइम पास के लिए नहीं है, ये आपको दोनों शब्द ध्यान से अपने दिमाग में रखने हैं। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक और स्वायत्त निकाय है और इसका वर्णन है अनुच्छेद 324 से 329 तक। सेकंड पॉइंट देखा जाए स्थापना, तो इसी अनुच्छेद संविधान में इस वर्णन के अनुसार ही भारत में 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। और शायद आप लोगों को याद होगा कि प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस या राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? इस वजह से क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। तो यहाँ से हमने ये ध्यान दिया। सदस्य संख्या देखा जाए तो फ्रेंड्स, वर्तमान में निर्वाचन आयोग में 1+2 सदस्य हैं। वन प्लस टू का अर्थ मतलब है एक अध्यक्ष जिन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयोग कहा जाता है। और फ्रेंड्स, 2 और अन्य सदस्य हैं। इन सदस्यों की संख्या समय समय पर घटी बढ़ी है, ये हम देखेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हमने देखा 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई, तो 25 जनवरी 1950 से लेकर
15 अक्टूबर 1989, 25 जनवरी 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या केवल एक थी, केवल एक, अर्थात एक सदस्य थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसके बाद 16 अक्टूबर 1989 को सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया और ये नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, आगे हम देखेंगे भी। तो यहाँ 16 अक्टूबर 1989 को निर्वाचन आयोग में 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति हुई जिन्हें अन्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है और ये नियुक्ति की श्रीमान राष्ट्रपति महोदय ने। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद फ्रेंड्स वर्ष 1990 में ये 2 अन्य निर्वाचन सदस्यों को इन 2 अन्य निर्वाचन सदस्यों के पद को फिर से समाप्त कर दिया गया। तो नियुक्ति हो या पद समाप्ति, इसका पूरा अधिकार राष्ट्रपति महोदय जी के पास है। तो यहाँ हमने देखा कि 16 अक्टूबर 1989 को 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी और 1990 में इस पद को पुनः समाप्त कर दिया गया था। और फ्रेंड्स वर्ष अक्टूबर 1993 में इन्हीं 2 आयुक्तों की पुनः नियुक्ति की जाती है और तब से लेकर अब तक निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो इस प्रकार निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या कुल 3 है, जिनमें से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिन्हें इंग्लिश में चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इंग्लिश में चीफ इलेक्शन कमीशन कहा जाता है, अर्थात CEC। तो यहां हमने सदस्यों की संख्या देखी। इसके बाद है फ्रेंड्स योग्यता। निर्वाचन आयोग में सदस्यों के किसी भी पद को या तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा अन्य निर्वाचन आयुक्तों के लिए भी न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए कि वे भारत सरकार के अधीन अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन उन्हें 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। प्रशासनिक अनुभव फ्रेंड्स, जैसा कि अगर हम MPPSC क्वालिफाई करके अगर डिप्टी कलेक्टर बनते हैं तो ये हमारा प्रशासनिक कार्य कहलाएगा। UPSC क्लियर करके हम जो पद प्राप्त करते हैं वो हमारा प्रशासनिक होता है। तो इस तरह से तो इनकी मिनिमम योग्यता यही है कि कम से कम 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। आगे देखा जाए फ्रेंड्स इनका कार्यकाल। तो फ्रेंड इनका कार्यकाल भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए थोड़ी सी शर्तें अलग होती हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के लिए अलग होती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं CEC के लिए और अन्य सदस्यों के लिए। तो CEC की संख्या 1 और अन्य सदस्य 2 होते हैं, यह हमने देख लिया है, तो यहाँ हम नहीं देखेंगे। तो फ्रेंड्स जो निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिन्हें CEC कहा जाता है, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र पूरी होने तक जो पहले हो वो होता है। यदि 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही उनकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो उन्हें अपनी पद से त्यागपत्र देना होगा या उन्हें पद मुक्ति दी जाती है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र पूरी होने तक जो पहले हो, और अन्य सदस्यों के लिए होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र पूरी होने तक जो पहले हो। आगे देखते हैं दोस्तों वेतन। इनका वेतन एक लाइन तो जो हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, निर्वाचन आयोग के सदस्यों का जो वेतन है वो भारत की संचित निधि पर भारित है। ये लाइन हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है।
भारत की संचित निधि पर, सामान्य भाषा में कहें तो भारत के राजकोष से इनके वेतन को दिया जाता है। तो भारत की संचित निधि पर भारित है निर्वाचन आयोग के सदस्यों का वेतन। और एक लाइन कहा जाए तो इनका वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन है 2,50,000 रुपए। आगे देखा जाए नियुक्ति, तो जैसा कि हमने अभी पहले भी बात किया कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। तो यहां हमें ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा। और ये संविधान में वर्णित है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। पद मुक्ति देखा जाए फ्रेंड्स, तो पद मुक्ति यहां दो शब्द होते हैं, पद मुक्ति और त्यागपत्र। त्यागपत्र सदस्य अपने स्वविवेक से देते हैं, अपने कारणों से, और ये त्यागपत्र वो राष्ट्रपति जी को संबोधित करके देते हैं। पद मुक्ति होता है उन्हें पद से हटाया जाना। एक तो कार्यकाल है ही कि सीईसी का 6 वर्ष से 65 वर्ष की उम्र पूरी होने तक, या फिर अन्य सदस्यों का 6 वर्ष से 62 वर्ष की उम्र पूरी होने तक। पद मुक्ति इनकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी एक प्रक्रिया होती है, अलग अलग है, यहां भी हम देखते हैं सीईसी और अन्य सदस्यों के लिए। तो सीईसी अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया वही होती है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की होती है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए होता है। अन्य सदस्यों की बात करें तो अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति जी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर हटा सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस है, हमें ध्यान रखना है। सीईसी को महाभियोग द्वारा, अन्य सदस्यों को सीईसी की सलाह पर राष्ट्रपति जी हटाते हैं। आगे देखा जाए कार्य, तो फ्रेंड्स जैसा कि नाम में ही है निर्वाचन आयोग अर्थात निर्वाचन के संबंध में कार्य करने वाला आयोग। तो इसके मुख्यतः कार्य हो जाते हैं फ्रेंड्स, जो भी हमारे संसद के सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, इन सब के लिए चुनाव करवाना, इन सभी पदों के लिए। तो इनके कार्य में हम देखें तो सबसे पहला कार्य होता है, पहला दूसरा हम कार्य के क्रम को नहीं बांट सकते, हम अपने सुविधा की दृष्टि से लिखते हैं। तो पहले में हम लिखेंगे भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के लिए चुनाव कराना और उनकी मतदाता सूचियों को तैयार करना, ये पहला कार्य। दूसरा होगा चुनाव क्षेत्रों में आने वाली या चुनाव से संबंधित सभी विवादों का निपटारा करना, ये इनका दूसरा कार्य होगा। तीसरा, अगर अभी आप लोगों को ध्यान भी होगा, इस शब्द से संबंधित कुछ करंट अफेयर में आपको पढ़ने को जरूर मिला होगा, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना ये निर्वाचन आयोग का कार्य है, जो कि परिसीमन आयोग के माध्यम से करता है। आगे हम देखते हैं कि हमने अभी कहा कि आपने करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर में आसपास में ऐसे परिसीमन आयोग, परिसीमन क्षेत्र कुछ पढ़ा होगा। तो ये आपने पढ़ा होगा जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के संबंध में, जहां 2 केंद्र शासित प्रदेश ने उन विधानसभा क्षेत्रों को का परिसीमन वर्ष 2021 में किया गया आयोग द्वारा, जिसके सुझाव सरकार को पेश किए गए थे। तो पहला कार्य सभी प्रमुख सदस्यों या उनके पदों के नियुक्ति के लिए चुनाव कराना, चुनाव संबंधी सभी विवादों का निपटारा करना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। अगला है राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। तो चौथा कार्य होगा
राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। और 5वां होगा सभी राजनीतिक दलों के लिए, जो भी राजनीतिक दल उचित शर्तों को पूरा करते हैं उन्हें मान्यता प्रदान करना। तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। और एक अहम कार्य है फ्रेंड्स, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, जब भी चुनाव आता है तो ये शब्द आता है आचार संहिता। तो निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्य ये भी है चुनाव क्षेत्रों में राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आचार संहिता तैयार करवाना। तो ये प्रमुखतः 6 कार्य हैं। और फ्रेंड्स, चूंकि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की परीक्षा देने वाले हैं, तो इन कार्यों से भी हमें प्रश्नों में उलझाकर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हमें इन कार्यों को थोड़ी सटीकता से और ध्यान से याद रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ खास और बेसिक जानकारियाँ पढ़ी। और फ्रेंड्स, यही बेसिक जानकारियाँ हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। यहाँ हम 1-2 फैक्ट देख लेते हैं। भारत के फर्स्ट सीईसी अर्थात चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयोग। तो फ्रेंड्स, श्री सुकुमार सेन जी भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में सुशील चंद्र जी हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो फ्रेंड्स, इतना रहा निर्वाचन आयोग के बारे में। आई होप आपको इनमें अब कोई डाउट नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर कोई पॉइंट आपको उलझ रहा हो तो आप वीडियो को एक बार पीछे ले जाके फिर से देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी सीरीज में हम आगे की वीडियो में, जैसा कि आप सिलेबस में भी देखेंगे, 2nd नंबर पे है राज्य निर्वाचन आयोग। तो हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयोग। आपको यदि इस वीडियो में कोई भी समस्या हो या इस टॉपिक से संबंधित आपके मन में कोई भी संशय हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने प्रश्न पूछें। फ्रेंड्स, अंत में हम आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहेंगे कि चूंकि एमपीपीएससी प्रीलिम्स के फॉर्म भरे जा चुके हैं और जो कोई भी इसकी तैयारी कर रहा है, तो आप सभी को ज्ञात होगा कि लक्ष्य एकेडमी बैढ़न ने एमपीपीएससी की तैयारी के लिए एक महान ऑफर या बहुत सारी छूटें एक समय पे लाया गया था। उस बैच का नाम भी रखा गया था ओवल एमपीपीएससी बैच। तो फ्रेंड्स, कुछ सीमित समय के लिए इस बैच में एडमिशन की प्रक्रिया को पुनः स्टार्ट किया जा रहा है। अर्थात सरल शब्दों में कहें तो महिलाएं या लड़कियां यदि लक्ष्य एकेडमी में एमपीपीएससी की तैयारी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाती हैं तो उन्हें केवल और केवल 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस या फीस जो भी कहें वो देना होगा और उनकी संपूर्ण तैयारी एमपीपीएससी की कराई जाएगी। और यही पुरुषों या लड़कों के लिए तो उन्हें इस फीस में थोड़ा सा आगे बढ़ के उन्हें 2000 रुपये देने होंगे और कंप्लीट तैयारी आपको मिलेगी। कंप्लीट अर्थात प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स, देरी ना करें। यदि आपने फॉर्म भरा है तो जी जान से एक बार मेहनत करें, लक्ष्य एकेडमी आए, हम आपकी सफलता में आपका पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।